क्वेश्चन की मैं बात करता आप लोगों से, तो क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि हमने डिसमेंटलिंग कॉस्ट को जो है वो अपनी उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अगर हमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है हमने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंट करना है, तो मैंने इस क्वेश्चन को सिंपल रखा है ताकि हमें समझने में आसानी हो। क्वेश्चन में सिंपल क्या है जी, मेरे पास कॉस्ट ऑफ एसेट है, बल्कि इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम ऐसा करते हैं, कर लेते हैं जी। परचेज प्राइस ऑफ एसेट है ये मेरे पास, ठीक हो गया। मेरे पास डिसमेंटलिंग कॉस्ट है जो कि मैंने ईयर 3 में बियर करनी है। मेरी एसेट की लाइफ कितनी है, 3 ईयर्स, और मेरे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, मेरे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। रिक्वायरमेंट क्या है जी, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो जितनी जनरल एंट्रीज नेसेसरी होंगी हम उनको पास आउट करते जाएंगे। तो पहली सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको तो सबसे पहली चीज बताइए, वो बताइए कि हमने कॉस्ट ऑफ एसेट को डिटरमाइन करना होता है। कॉस्ट ऑफ एसेट को हमें डिटरमाइन करना होता है, ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ एसेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं जी, परचेज प्राइस में हम ऐड करते हैं ऑल द नेसेसरी एसेट्स। अब इसमें कोई जिसने नेसेसरी एसेट्स नहीं बताया, सॉरी नेसेसरी एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस नहीं बताया हुआ, तो इसमें हमारे पास जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास क्या है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो परचेज प्राइस कितनी है मेरे पास, 1 मिलियन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लोगों को भी फॉर्मूला बताया मैंने, तो क्या फॉर्मूला है जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का, कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने डिस्काउंट फैक्टर के साथ। डिस्काउंट फैक्टर क्या है जी मेरे पास, सॉरी कैश फ्लो क्या है जी मेरे पास, 5 लाख। मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर कितना जी, 1 + 0.10 पावर -3। ठीक है, अब देखिएगा एक्सेल वगैरह मैंने इस डिस्काउंट फैक्टर को सोल्व करना, तो मैं कैसे करूंगा, बहुत ईजी है जी मेरे लिए। 1.10 पावर -3, तो कितना आएगा जी, 0.7513। मैं क्या करूंगा जी, 5 लाख इंटू 0.7513। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 5 लाख, तो इसको आसानी कर लेते हैं जी, इंटू 0.7513। तो मेरे पास कितनी आ गई मेरी डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, 37375 657। कितनी आ गई जी, 375 657। तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट आ जाएगी ये, ठीक है। और मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी हो जाएगी जी, दिस प्लस दिस, मेरे पास आ जाएगी जी मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक हो गया, मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी आई है जी, 1375657। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहले हमने क्या करना है जी, हमने जनरल एंट्रीज पास आउट करनी है। तो मेरी सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी जी, यहाँ पे मैं एसेट को नाम देता हूँ जी, नॉन करंट एसेट लिख लेते हैं जी, नॉन करंट एसेट डेबिट। कितने से जी, इतनी अमाउंट से हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट से हम उसको डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे बाय बैंक स्लैश कैश। जो हमने पे किया परचेज करने के लिए, उसको कितना पे किया जी हमने, 1 लाख, सॉरी 1 मिलियन। और एक प्रोविजन बनाएंगे हम, एक प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो कितनी आ जाएगी जी, ये प्रोविजन हमने बनाई है जी, ये हमने बनाई है प्रोविजन। प्रोविजन क्यों बना रहे हैं उसको देखिएगा, डिस्कस करते हैं डिटेल। इसको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं। अब देखिएगा मेरे पास ईयर्स कितने हैं जी, मेरे पास है 1 2 एंड 3, मेरे पास 3 साल। ठीक है, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस क्या है जी, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस क्या है, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस ये है जी। मेरे पास इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है जी, मेरे पास इंटरेस्ट अमाउंट है जी, मेरे पास इंटरेस्ट आएगा जी 10% के ऊपर। कैसे आएगा देखते हैं, मेरे पास एक आएगा जी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अच्छा। अब मैंने क्या करना है, मुझे
ईयर 3 पर कितना चाहिए जी? मुझे ईयर 3 पे ये अमाउंट चाहिए। मेरे पास ये अमाउंट होगी तभी मैं डिसमेंटल कर सकूंगा ना अपने एसेट को। तो जब हमें फ्यूचर में कोई ना कोई अमाउंट क्लियर करनी होती है ना, जब हम IS 37 प्रोविजंस वाले स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो ये समझिए, जब हमें फ्यूचर में कोई ना कोई एक्सपेंस बियर करना होता है ना, तो उसके लिए ना हम एक प्रोविजन बनाते हैं। अब इसमें मैंने शुरू में जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की वो कितनी थी? 375,657, मतलब वो 5 लाख जो मैंने 3 सालों बाद इनकर करना है, उसकी आज की क्या वैल्यू है? 375,657। लेकिन इसको मुझे ग्रो करना पड़ेगा टू अचीव एट अ सम ऑफ 5 लाख। इसको मैं ग्रो कैसे करूंगा? मैं ग्रो करूंगा दिस मल्टीप्लाई आर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना जी? 0.10। बस क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? दिस प्लस दिस। ठीक है। पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट उसी तरह, इनको आपस में ऐड अप करेंगे। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट आ गया और मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस देखिएगा। इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब मैं इसको करता हूँ, देखिएगा दिस प्लस दिस। मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास आ गया जी 5 लाख। तो मैं कामयाब हो गया हूँ अपना वो 5 लाख का सम हासिल करने में, जो मैंने ईयर 3 में बियर करना है अपने एसेट को डिसमेंटल करने के लिए। इस वजह से मैंने ईयर जो जिस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग, उस टाइम मैंने क्या प्रीवियन बनाई? मैंने प्रीवियन बनाई जी 375,657 की। इसको मैं ग्रो करूंगा हर साल किस अमाउंट से? इस अमाउंट से, टू अचीव एट दिस बैलेंस। ठीक है। तो मेरी सेकंड एंट्री क्या होगी? मेरी सेकंड एंट्री होगी जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है ना। दूसरा क्या है जी? मेरी प्रोविजन। इसको ऐसे कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। मतलब अगर मैं आपको अभी बता दूं IS 37 में जो चीज डिस्कस करनी है उसकी अगर जनरल एंट्री बता दूं, जब भी प्रोविजन के आपसे जनरल एंट्री में पूछे, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंस डेबिट कर दिया जो भी रेलिवेंट एक्सपेंस होगा। नॉर्मली जो हम रेलिवेंट एक्सपेंस यहाँ पे लेते हैं वो हम लेते हैं जी फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है। कितना आ जाएगा जी? मैंने इसको हर साल कितनी अमाउंट से ग्रो करना है? मैंने हर साल ये अमाउंट है मेरी ईयर 1 की, जिससे मैंने इसको ग्रो करना। ठीक हो गया। अब दूसरी, तीसरी और आखिरी चीज जो है वो क्या आ जाएगी मेरे पास? डेप्रिसिएशन की मैंने एंट्री करनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? कैसे करें? चलिए कितनी अमाउंट से? अब ये देखिएगा, ये एसेट की अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ एसेट ये है। डिवाइड करेंगे हम, अब उसकी लाइफ लाइफ कितनी है? 3 इयर्स। मेरे पास आ जाएगा ये। अब मजे की चीज आपको यहाँ पे जो मैं बताने लगा हूँ, अगर ये तो हो गई हमारी पहली साल की एंट्रीज। अगले सालों में क्या होगा? अगले सालों में हमने सिर्फ ये 2 एंट्रीज पास आउट करनी है। ये हमने पास कर दी एंट्री बता। ये अब हम दोबारा एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि हमने एसेट को परचेस कर लिया। उसके बाद हर साल हमने ये 2 एंट्रीज पास आउट करनी है। ठीक है। वो आप इस टेबल से इजीली पास आउट करेंगे। तो चीज इसमें समझने वाली है वो समझिएगा। हर आज जो पूछता है पेपर में, लेट से कहता है कि तो हाउ मच अमाउंट विल बी शॉन इन P&L स्टेटमेंट। तो कितने आगे क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसको बड़ा आपने वाइजली लेके चलना है। सबसे पहले तो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और दूसरा जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अपनी फाइनेंस कॉस्ट इनकर किया है, वो आएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस। दो आइटम्स हमारे पास। पहली आइटम हमारे पास ये, दूसरी आइटम हमारे पास ये। और मेरे पास टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना चार्ज आएगा, तो मैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चार्ज कर रहा हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेरी चार्जिंग है वो कितनी होगी जी? इस अमाउंट के साथ। ठीक हो गया। तो अमूमन पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो डिस्मेंटलिंग कॉस्ट जो है वो मॉरल लेस हमारा इतना ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने इसको कैसे लेकर चलना है? इसकी जो सारी नेसेसरी हमने जो ट्रीटमेंट्स किए हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। हमने कॉस्ट ऑफ एसेट सबसे पहले कैलकुलेट किया, नंबर 1। नंबर 2 पे हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट निकाल ली। नंबर 3 पे हमने जनरल एंट्रीज पास आउट कर ली पहली। फिर उसके बाद हमने एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लिया जिसमें हमने 5 लाख का सम अचीव कर लिया।
और हर साल होने वाली जनरल एंट्री जो है वो पास आउट कर ली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर वो हमसे पूछता कि शो हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो कितनी अमाउंट शो करेंगे जी? 49611.21 से हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में ये अमाउंट शो कर रहे होंगे। इसको आप लोग खुद रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैंने ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट को जो है वो बहुत इन डिटेल में हमने इसको डिस्कस कर लिया। देखिए उससे प्रेजेंट वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, इस कैसे होगा जी? इसका मतलब है 1 + r⁻−n। मैंने आई लिखा, इसने आर लिखा, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो हम देखते हैं हमारे कंटेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे शुरू में, हमने उसमें से कितने कंटेंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए। हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली, हमने रिकग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, हमने कॉस्ट ऑफ एसेट वर्सेस परचेज प्राइस ऑफ एसेट को डिस्कस कर लिया। और इसमें फर्दर हमने क्या डिस्कस किया? इसमें फर्दर हमने डिस्कस कर लिया जी, हमने इसमें फर्दर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को डिस्कस कर लिया। फर्दर हमने इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अगली जो चीज है हमारी वो क्या है जी? हमारा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या है जी? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड ओनली बी कैपिटलाइज्ड इफ, उसने कंडीशंस लगा दी। उसने कंडीशंस क्या लगाई हैं जी? उसने कंडीशंस ये लगाएंगे, पहले हमने क्या पढ़ा था कि एसेट को परचेज करने से लेके चालू हालत में आने तक के जितने एक्सपेंसेस हम उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। एक दफा एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया, हमने डिस्कस किया कि एक दफा एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गया, उसके बाद उसको एक्सपेंसेस उसके ऊपर लगने हैं ना, उसको हमने एक्सपेंस आउट करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। हमने उसको एसेट के पार्ट नहीं बनाना। लेकिन एसेट का कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, अगर वो मीट कर गया एसेट, तो हम क्या करेंगे? फिर हम उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। अभी तीन है, तीन चीजें हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इट एनहांसेस द इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एसेट। दिस कुड बी एक्सटेंडेड द एसेट्स लाइफ, एन एक्सपेंशन और इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एसेट। ठीक हो गया? मतलब आपने ऐसा एक्सपेंडिचर किया बियर, जिससे क्या हुआ? उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो गए उस एसेट से। आप उससे क्या हो सकता है कि तो एसेट की लाइफ बढ़ गई, या आपने उसमें कोई एक्सपेंशन किया, या आपने उससे कोई इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर ली। मतलब आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया कि लेट से आप पहले 100,000 यूनिट्स बना रहे थे, एक्सपेंशन करने से कितना हो गया जी? आप अब उसके 1,20,000 यूनिट्स जो है वो बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो हम इस कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? इट रिलेट्स टू एन ओवरऑल और रिक्वायर्ड मेजर इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट। The cost associated with this should be capitalized and depreciated over the time until next overhaul or safety inspection. अब आपने कोई इंस्पेक्शन की कॉस्ट क्लियर की है, लेट्स से मैं टाइमलाइन ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, 0 to 5 एंड 5 to 10। आपने यहाँ पे 5 मिलियन की कॉस्ट क्लियर की, यहाँ पे आपने 6 मिलियन की कॉस्ट क्लियर करनी है इस टाइम पीरियड में और इस टाइम पीरियड में। तो वो क्या कहता है कि जो ये 5 मिलियन की कॉस्ट है ना, इंस्पेक्शन कॉस्ट, इसको भी आप कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या चीज याद रखने वाली कि ये डेप्रिशिएट भी होगा। ठीक है, ये 5 मिलियन डेप्रिशिएट होगा 5 ईयर्स पे, और वो वाला 5 मिलियन 6 मिलियन डेप्रिशिएट होगा 5 ईयर्स। इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन भी आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए, इंस्पेक्शन कॉस्ट भी जो है उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ एसेट। तीसरी चीज है, इट इज रिप्लेसिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एसेट। अब कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एसेट का मतलब क्या है? लेट्स से एक एयरप्लेन आपके पास, ठीक है, एयरप्लेन के जो तीन मेन कंपोनेंट्स है, उसका इंजन है, उसकी बॉडी है, और उसके अंदर लगी हुई सीट्स है। अब इंजन एक अलग नेचर का एसेट है, बॉडी एक अलग नेचर का एसेट है, और सीट एक अलग नेचर की एसेट। तो इंजन जो है, ठीक है, इंजन की लाइफ लेट से मैं कहता हूँ 10 ईयर्स है, बॉडी की लाइफ 5 ईयर्स है, और सीट की लाइफ 3 ईयर्स है। तो हर एसेट की लाइफ डिफरेंट, तो हर 3 साल के बाद हमें सीट्स के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जो एफिशिएंसी को बढ़ाए, या इंस्पेक्शन से रिलेटेड हो, कॉम्प्लेक्स एसेट की रिप्लेसमेंट से रिलेटेड हो किसी पार्ट से, तो हम उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं, हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब इसकी इलस्ट्रेशन है, उसको देखते हैं जी।
तो एक पॉइंट रह गया हमारा, उसको देख लेते हैं। All other subsequent expenditure should be recognized in the statement of profit or loss because it merely maintains the economic benefits originally expected. For example, the cost of general repairs should be written off immediately. Revenue expenditure मतलब repairs से related आप कोई भी एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, उसको आपको एक्सपेंस आउट करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैपिटलाइज किसको कर सकते हो? तीन आइटम्स बताइए आप लोगों को। या उससे उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, इंस्पेक्शन से रिलेटेड है, ठीक हो गया, या फिर उसके कॉम्प्लेक्स एसेट का कोई पार्ट आपने रिप्लेस किया, ठीक है। हम इन तीन चीजों में लगने वाले एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइज करेंगे, बाकी तमाम एक्सपेंडिचर्स का जो है वो हम एक्सपेंस आउट करेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आगे चलते हैं। अच्छा, ये हम डिस्कस कर रहे थे ना ओवरऑल कॉस्ट, इसको अब हम देखते हैं। बहुत सिंपल है जी। An entity purchases an aircraft that has an expected useful life of 20 years with no residual value. The aircraft requires substantial overhaul at the end of years 5, 10, 15. The aircraft cost $25 million and 5 million of the figure is estimated to be attributable to the economic benefits that are restored by the overhauls. In year 6, the cost of the overhaul is estimated to be $6 million. इसका क्या मतलब है सारे क्वेश्चन का कि $25 million की इनिशियल हमने एसेट को रिकॉर्ड किया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। अब उसको क्या कर रहा है, उसमें से कह रहा है कि 20 मिलियन जो है ना एक्चुअली उसकी कॉस्ट है, और जो 5 मिलियन है ना वो उसकी इंस्पेक्शन या ओवरहॉल का खर्चा है। अगर इसके ऊपर टाइमलाइन ना हो इसकी, यहाँ पे टाइमलाइन क्या कहती है, 0 to 5, 5 to 10 और आगे 15 ईयर्स। तो यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो 5 मिलियन है, यहाँ पे 6 मिलियन है, और यहाँ का उसने हमें बताया ही नहीं, इसका उसने हमें बताया ही नहीं। तो जितना बताया हम उतना कर ले। तो क्या कहता है, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर्स 1 to 5 एंड ईयर 6 to 10। तो क्या करेंगे देखिए, बहुत सिंपल। अच्छा जी, बात कर रहे थे जी ओवरऑल की। अब देखो, इनिशियल ओवरऑल है जी 5 मिलियन की, लाइफ कितनी है उसकी 5 ईयर्स, टाइमलाइन है ना, देखो ये 5 ईयर्स है, तो डेप्रिशिएट कितने पे करेंगे, 5 ईयर्स पे करेंगे। तो कितनी आएगी, एक साल की $1 मिलियन। सिमिलरली क्या था ऐसे वहां पर कितने का, $20 मिलियन का। तो इसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई लाइफ, इसकी लाइफ कितनी है 20 साल, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, $1 मिलियन हर साल का डेप्रिसिएशन की मद में। तो पहले तो ईयर 1 से 5 तक के लिए हम क्या रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन अपनी हर साल, 2 मिलियन से रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सिमिलरली अगला क्या बताया था आपको, 6 से 10, 6 से 10 कितने हैं, ये बनते हैं हमारे 5 ईयर्स। लगने वाली कॉस्ट कितनी थी भाई, 6 मिलियन। तो एस कितनी लाइफ है ओवरऑल की 5, तो कितने आ गए थी 1.2 मिलियन, ठीक हो गया। और एसेट कितने पे डेप्रिशिएट होना है हमारा, 20/20, तो कितना आया 1 मिलियन। तो 1 मिलियन मेरे पास एसेट का आ गया, 1/2 मेरे पास ओवरऑल। अगर जो 6 से 10 में जो हमने टोटल डेप्रिशिएशन चार्ज करनी है कितनी करनी है, 2 पॉइंट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ओवरऑल। तो हमने डिस्कस कर लिया जी, हमने ये चार चीजें जो है वो डिस्कस कर ली। बाकी जो हमारे आगे के सारे पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है, तो अब एक एक करके जो है हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे।
हमने डिस्कस करनी है मेजरमेंट।